एक रिकरेंस होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है इनहोमोजेनियस, तीसरा होता है लॉगरिथमिक रिकरेंस। तो इससे पहले वाले क्लासेस में हमने होमोजेनियस रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व करना और इनहोमोजेनियस रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व करना, ये टॉपिक पे हमने बात की है। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक रिकरेंसेस बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड यूज करके लॉगरिथमिक रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, दैट वी हैव टू स्टडी इन टुडेज क्लास। सबसे पहले समझेंगे कि लॉगरिथमिक रिकरेंस होता क्या है। तो जनरली एल्गोरिदम डिजाइन करने के हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। एक टेक्निक है जिसे कहते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, एक टेक्निक होता है ग्रीडी स्ट्रेटेजी, एक टेक्निक होता है जिसे कहते हैं हम डायनामिक प्रोग्रामिंग, एक टेक्निक होता है ग्राफ थ्योरेटिक टेक्निक। तो इनमें का अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अगर एल्गोरिदम डिजाइनिंग के लिए अगर यूज करते हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद जनरली रिकर्सिव रिलेशन अगर हमारे पास बनेगा तो दैट रिकर्सिव रिलेशन इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक रिकरेंस। लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट होता है टी ऑफ एन तो जनरली अगर हमारे पास रिकरेंस है और उस रिकरेंस को अगर हम रिपीटेबल वाले रिकर्सिव रिलेशन की फॉर्म में अगर डिफाइन करते हैं तो उस रिकरेंस सर को हम वॉइस लॉगरिथमिक अटक रिकरेंस अटक के आ कहते रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह सभी वो नेटवर्क इशू है। जैसे ही कंजेशन सॉल्व हो जाएगा आई थिंक आपको क्लियरली दिखाई देगा। वी हैव टू मूव इट, देखते हैं कि आवाज क्लियर होता है क्या। आई थिंक इट माइट बी अ नेटवर्क इशू, क्योंकि यहाँ सारा सेटअप तो सही है। आई थिंक नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो हियर वी हैव t of n is equals to at n by b plus f of n. This is what general method of logarithmic recurrence. अब इस रिकरेंस में आप देख सकते हैं कि टी ऑफ एन जो है ये टी ऑफ एन बाई बी के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, जहाँ पे ये बी ये दोनों कांस्टेंट है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये की वैल्यू एक या एक से बड़ी होनी चाहिए, जबकि बी की वैल्यू जो है वो हमेशा एक से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई रिकरेंस दिया है, वो रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन इस फॉर्मेट में है, लेकिन ये की वैल्यू ये या एक से बड़ी है लेकिन बी की वैल्यू अगर एक से बड़ी नहीं है, तो उस रिकरेंस को हम फिर लॉगरिथमिक रिकरेंस नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि कोई रिकरेंस को लॉगरिथमिक रिकरेंस है ऐसा अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो रिकरेंस टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा है क्या। और उसमें ये की वैल्यू ये क्या एक से बड़ी होनी चाहिए, जबकि बी की वैल्यू कंपल्सरीली एक से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो फिर उस रिकरेंस को हम लॉगरिथमिक रिकरेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल टी ऑफ एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई फोर प्लस एन क्यू। इस रिकरेंस को अगर हम टी ऑफ एन ए टी एन बाई प्लस एफ ऑफ एन इस जनरल फॉर्मेट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू टू दिखाई दे रही है, एंड वेदर टू इज ग्रेटर देन वन, तो यस टू इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर हियर वी कैन से दैट ये एक कंडीशन सही है। बी की वैल्यू फोर है, बी इज ग्रेटर देन वन, यस क्योंकि फोर इज ग्रेटर देन वन है। और एफ ऑफ एन एन की डिग्री वाला कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, तो एन क्यूब भी सही है। इसलिए पहला जो रिकरेंस दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई फोर प्लस एन क्यूब, ये डेफिनेटली लॉगरिथमिक रिकरेंस है। सेकंड रिकरेंस टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस एन लॉग एन। यहाँ पे ये का वैल्यू क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन टी ऑफ एन बाई टू का कोएफिशिएंट जो होता है वो ये होता है। अब कुछ भी अगर वहां मेंशन नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, वन। और वन ये की परमिसिबल वैल्यू है क्या, यस क्योंकि ये की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल वन रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे वन है इसलिए वो चल जा रहा है। और बी की वैल्यू टू दिया हुआ है, लॉग इन है, इसलिए सेकंड वाला भी रिकरेंस जो है वो लॉगरिथमिक रिकरेंस है। तो लॉगरिथमिक कोई रिकरेंस अगर दिया है तो वो रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस है या नहीं, क्या ये आपको आइडेंटिफाई करते आ जाएगा। प्लीज अनम्यूट करके आंसर दीजिए। कोई रिकरेंस अगर यस आपको सर। दिया है तो वो सर ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस रिकरेंस को जनरल टेम्पलेट के साथ यानी टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन के साथ कंपेयर करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू
ये क्या एक से बड़ा होना चाहिए, बी का वैल्यू एक से बड़ा होना ही चाहिए। ऐसा अगर कोई रिकरेंस है तो उसको हम लॉगरिथमिक रिकरेंस कहेंगे। नेक्स्ट, कोई भी रिकरेंस अगर आपको दिया है लॉगरिथमिक वाला और उसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस इस डायग्राम में हमने दिखाया है। तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे इस डायग्राम को केयरफुली देखिए। यहाँ फर्स्ट मॉडल है कन्वर्ट लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस, यानी आपको जो लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये हमारे पास इनहोमोजेनियस रिकर्सन आया, फिर सेकंड मॉड्यूल में हमें उस इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही होमोजेनियस रिकरेंस हमारे पास आ गया, होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। तो इससे अर्लियर वाले क्लास में सबसे वेरी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि होमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करते वक्त हमने 7 स्टेप प्रोसीजर देखी थी। इस डायग्राम को अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपको यहाँ पे 8 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे, यानी लॉगरिथमिक रिकरेंस के लिए कहीं ना कहीं हमने एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे डाल के रखा है। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं कि होमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करते थे। तो होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करते हो वेरी फर्स्ट स्टेप जो था वो था फाइंड द ऑर्डर, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेप था फॉर्मुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो भी सही है। थर्ड स्टेप था फाइंड द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो भी सही है। चौथा स्टेप था आइडेंटिफाई द केस, वो भी सही है। पांचवा केस था फाइंड द जनरलाइज सॉल्यूशन, वो भी सही है। लेकिन छठा स्टेप जो था वो था कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन बिटवीन स्टेप 5 एंड स्टेप 6, इन बिटवीन स्टेप 5 एंड स्टेप 6, जिसको अभी हमने यहाँ पे 7 स्टेप बोला है, यहाँ पे एक 6th वाला एडिशनल स्टेप डाला है कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। ये हमारा छठा स्टेप होना चाहिए था अगर हम कोई होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एक एडिशनल स्टेप डाल के रखा है चेंज द फॉर्म, और ये एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे इंक्लूड होने की वजह से लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए होमोजेनियस रिकरेंस सॉल्व करने वाला प्रोसेस जो 8 स्टेप का बना हुआ है। तो स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 ये होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करने वाला ही पूरा प्रोसेस है। एडिशनल स्टेप हमने डाला है चेंज द फॉर्म। अब चेंज द फॉर्म क्या होता है, जब हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें आपको क्लियर होगा। कन्वर्ट टू होमोजेनियस, इनहोमोजेनियस टू होमोजेनियस, ये भी हमने स्टडी किया इससे अर्लियर वीडियो में। जब हमने स्टडी किया था कि हाउ टू सॉल्व इनहोमोजेनियस रिकरेंस, तब हमने स्टडी किया था कि इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करते वक्त हमने 3 स्टेप प्रोसेस देखा था, जहाँ मल्टीप्लाई किया था, रिप्लेस किया था और सब्सट्रैक्ट किया था। ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, एडिशनल या फिर नई चीज जो हमें यहाँ पे पढ़नी मिल रही है, वो है हाउ कि लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉगरिथमिक को इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। ये एक बार इनहोमोजेनियस रिकरेंस हमको मिल गया तो फिर इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही होमोजेनियस रिकरेंस हमको मिल गया, ये 8 स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करके हमें होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करना है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में काफी सारी चीजें हमने अर्लियर वीडियोज में स्टडी किया है, अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़े हैं। स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक की सारी चीजें हमने होमोजेनियस रिकरेंस सॉल्व करते वक्त स्टडी की है। जबकि हाउ टू कन्वर्ट इन होमोजेनियस टू होमोजेनियस, ये इन होमोजेनियस रिकरेंस सॉल्व करने वाले सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया है। एडिशनल चीज या नई चीज जो हमें पढ़ना है वो है हाउ टू कन्वर्ट यानी लॉगरिथमिक रिकरेंस टू इन होमोजेनियस रिकरेंस, जिस चीज पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले आज की क्लास में। तो इस मॉड्यूल में जैसे हमने देखा था कि कभी भी अगर लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस। तो अभी हम स्टडी करेंगे हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस। तो कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस रिकरेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है, ये फिर से 3 स्टेप का प्रोसेस है, जहां पे हमें सब्स्टिट्यूट, बाद में conversion of recurrence from one domain to another domain and then formation of inhomogeneous recurrence, ऐसे 3 स्टेप अप्लाई करने। तो यहाँ हमेशा हमें एक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है और टू रेज़ टू पावर ऑफ आई।
अब एन क्या है, एन यानी वो वाला फॉर्म जिस फॉर्म में आपको रिकरेंस दिया है, और आई यानी वो वाला फॉर्म जिसमें आप उसको कन्वर्ट करने में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सेकंड स्टेप एन वाले डोमेन से आई डोमेन में रिकरेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका रिकरेंस जो है वो इनहोमोजेनियस बन जाता है। अब ये कैसे होता है, एक एग्जांपल के तौर पे हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस, जिसमें हमें 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है: सब्स्टिट्यूट, कन्वर्जन ऑफ डोमेन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनहोमोजेनियस रिकरेंस। अब ये वाला स्टेप अप्लाई करने के बाद लॉगरिथमिक रिकरेंस को हमने इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट तो कर लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में लेके जाना। अब इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कैसे लेके जाएंगे, तो इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में लेके जाते वक्त फिर से 3 स्टेप प्रोसीजर होती है, जहां पे मल्टीप्लाई, रिप्लेस एंड सब्सट्रैक्ट ये वाले स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इन स्टेप्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी किया था जब हमने इनहोमोजेनियस रिकरेंसेस सॉल्व किए थे। अभी हम इन चीजों को ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं तब ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। इसलिए सिंपली याद रखो कि इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, देन रिप्लेस और फिर सब्सट्रैक्ट, ये 3 स्टेप प्रोसेस को हमें अप्लाई करना है। अभी हम एक यहाँ पे एग्जांपल स्टडी करेंगे जिससे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि लॉगरिथमिक रिकरेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ऐसा सवाल अगर आपको यूनिवर्सिटी में अगर आता है तो ये सवाल 8 या 9 मार्क के लिए आएगा, और एज कंपेयर टू सॉल्विंग होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस रिकरेंसेस, लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। लेंदी भी है, डिफिकल्ट भी, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप है। तो सबसे सिंपल केस था होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करना, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था इनहोमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एडिशनल स्टेप थी। और अभी हम जो उसकी नेक्स्ट लेवल वाली स्टेप देखते हैं वो है लॉगरिथमिक रिकरेंस सॉल्व करना। तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉगरिथमिक को लेके जाना पड़ेगा इनहोमोजेनियस में, फिर इनहोमोजेनियस को लेके जाना पड़ेगा होमोजेनियस में, और एक बार अगर हमारे पास होमोजेनियस रिकरेंस आ गया तो फिर हम होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करें। तो यहाँ रिकरेंस दिया हुआ है t of n is equals to 1 if n equals to 1, otherwise it is thrice t n by 2 plus n if n is exact power of 2 and n is greater than or equals to 2। ये रिकरेंस दिया हुआ है। इनिशियल कंडीशन एक ही दिया है, इनिशियल कंडीशन है t of 1 is equals to 1, अदरवाइज ये दिया है thrice t n by 2 plus n, जहाँ पे n जो है ये एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 है और 2 की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो पावर ऑफ 2 में आएगी। अब इस रिकरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस रिकरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे दैट वी हैव टू स्टडी। पहले तो देखेंगे कि गिवन रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस है या नहीं, और अगर लॉगरिथमिक रिकरेंस होगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक मेथड को अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक रिकरेंस सॉल्व करने के लिए। तो गिवन रिकरेंस t of n is equals to 1 if n equals to 1, अदरवाइज इट इज thrice t n by 2 plus n। तो गिवन रिकरेंस को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मेट के साथ, इनिशियल कंडीशंस को हम छोड़ देंगे, तो बचा हुआ रिकरेंस क्या रहेगा, t of n is equals to thrice t n by 2 plus n। अब दोनों को कंपेयर करो, t of n इज इक्वल टू थ्राइस टी एन बाई 2 प्लस एन, और यहाँ पे दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। कंपेयर करो तो 3 और ये मैच हो रहा है, जबकि एन बाई 2 और एन बाई बी मैच हो रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, और एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है n। तो हियर वी हैव ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n। अब बताइए ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये वाला रिकरेंस जो है ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है। देयरफॉर गिवन रिकरेंस इज लॉगरिथमिक रिकरेंस, हेंस we have to apply the characteristic equation method of solving logarithmic recurrence। तो वेरी फर्स्ट काम जो था, कोई भी रिकरेंस अगर दिया है तो रिकरेंस को आइडेंटिफाई करना, वो होमोजेनियस है, इनहोमोजेनियस है या लॉगरिथमिक है। तो यहाँ जो दिया हुआ रिकरेंस था वो लॉगरिथमिक है, इसलिए हमने इसको बोला कि गिवन रिकरेंस लॉगरिथमिक है। अब इसको हम लॉगरिथमिक रिकरेंस वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट। तो लॉगरिथमिक रिकरेंस सॉल्व करने का पूरा फ्लो चार्ट, कन्वर्ट, वेरी फर्स्ट मॉड्यूल कन्वर्ट लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस, और अभी हमें पता चला कि हमको क्या दिया हुआ है लॉगरिथमिक रिकरेंस, इसलिए हम फर्स्ट मॉड्यूल अप्लाई करेंगे
कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस। तो अभी हम लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट करेंगे। हमने पहले ही बोला था लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट करना है तो 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर i, बाद में कन्वर्जन ऑफ रिकरेंस फ्रॉम n डोमेन टू i डोमेन, एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इनहोमोजेनियस रिकरेंस। ये तीनों स्टेप हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। देखते हैं। गिवन रिकरेंस जो है वो है टी ऑफ n इज इक्वल टू थ्राइस टी n बाय 2 प्लस n। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट मैकेनिज्म अप्लाई करना है। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर i। तो जहां जहां n है, n जगह हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर i। तो रिकरेंस क्या बनेगा? इक्वेशन 1 बनेगा t, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हमारे पास है n की जगह हमने 2 रेज़ टू पावर i लिखा है। यहाँ पे है थ्राइस टी n बाय 2, तो n की जगह हमने 2 रेज़ टू पावर i लिखा है, और यहाँ पे n जो था तो n की जगह 2 रेज़ टू पावर i लिखा है, और ऐसा हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन गया। तो जैसे ही हम n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर i बनाया, तो इक्वेशन क्या बना? t ऑफ 2 टू द पावर i इज इक्वल टू थ्राइस टी 2 टू द पावर i बाय 2 प्लस 2 टू द पावर i। दिस इज व्हाट अ फर्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल। जो भी रिकरेंस था, जहां जहां n दिखा, n की जगह हमने 2 टू द पावर i पुट किया। अब आप बोलेंगे सर 2 टू द पावर i ही क्यों पुट किया? 2 टू द पावर i इसलिए पुट किया क्योंकि ये लॉगरिथमिक रिकरेंस है। जनरली लॉगरिथमिक रिकरेंस में लॉग का रिवर्स जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा n इज इक्वल टू 2 टू द पावर i, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? i होगा log 2 ऑफ n। गेटिंग इट? तो बाद में हमें रिवर्स मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है। लॉगरिथमिक रिकरेंस है इसलिए हम n इज इक्वल टू 2 टू द पावर i ये सब्स्टिट्यूशन हम परफॉर्म करते हैं। तो लॉगरिथमिक को इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट करते वक्त 3 स्टेप प्रोसेस थी, वहां से हमने पहला स्टेप अप्लाई कर दिया सब्स्टिट्यूशन। अभी हमें अप्लाई करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ रिकरेंस फ्रॉम n डोमेन टू i डोमेन। अभी हमें जो मॉडिफाइड इक्वेशन 2 मिला था, वहां पे हमें n से i में उसको कन्वर्ट करना है, नॉट n टू i डोमेन। यस, करेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 जो था वो था t 2 टू द पावर i इज इक्वल टू 3t 2 टू द पावर i बाय 2 प्लस 2 टू द पावर i। अब यहाँ पे t ऑफ 2 टू द पावर i है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी t वाले टर्म है और t वाले टर्म को i बोलेंगे। तो जहां t ऑफ 2 टू द पावर i है वहां बोलेंगे हम ti। अब थ्राइस t 2 टू द पावर i बाय 2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 टू द पावर i बाय 2 मीन्स 2 टू द पावर i माइनस ऑफ 1। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसलिए ये जो टर्म बन जाएगा ये बन जाएगा थ्राइस टी आई माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर i। ये ओनली चेंज करने के लिए हमने लिखा है। अब लास्ट वाला जो टर्म है प्लस 2 टू द पावर i, यहाँ पे t वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए हमने उसको जैसे का वैसा लिखा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिकरेंस के फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, रिकरेंस का डोमेन चेंज कर रहे हैं। तो रिकरेंस यानी कौन सी चीज है? जहां जहां टी आएगा, जहां जहां टी नहीं है वो रिकरेंस वाली टर्म नहीं है। तो रिकरेंस वाला टर्म कौन सा है? टी ऑफ 2 टू द पावर आई। रिकरेंस वाला टर्म कौन सा है? टी ऑफ 2 टू द पावर आई माइनस 1। इसलिए ये वाले रिकरेंस वाले टर्म को हमने टी के फॉर्म में लिखा। तो टी ऑफ 2 टू द पावर आई को हम लिखेंगे टी आई, और थ्राइस टी 2 टू द पावर आई माइनस 1 को लिखेंगे 3t आई माइनस ऑफ 1। ओनली टी वाले टर्म के साथ ही हमने चेंजेस किए, जबकि 2 टू द पावर आई इस टर्म में t नहीं है, इसलिए हमने उसको जैसे का वैसा रखा है। और अभी मिल गया हमको इक्वेशन 3। अभी हमें अप्लाई करना है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इनहोमोजेनियस रिकरेंस फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या था? टी आई इज इक्वल टू थ्राइस टी आई माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर आई। टी वाले जितने टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए। तो टी आई माइनस 3t आई माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर आई। अब इस रिकरेंस को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। और इस रिकरेंस को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो अभी ये कहीं ना कहीं होमोजीनियस रिकरेंस है या इनहोमोजीनियस? इट इज इनहोमोजीनियस। क्यों? क्योंकि टी वाले टर्म एक लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लेके चले गए और राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो वैल्यू अगर मिलती है, तो ऐसे रिकरेंस को हम कहते हैं इनहोमोजेनियस रिकरेंस। इसलिए ये जो रिकरेंस है ये है इनहोमोजेनियस रिकरेंस। एंड दैट वाज आवर एम। हमारा एम यही था कि अगर हमारे पास कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है तो उस लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट किया है। दैट्स व्हाई हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो था वो हमने क्लियर किया है। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट।
तो आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में हमने फर्स्ट वाला मॉड्यूल क्लियर कर दिया है। अब हमें जाना है सेकंड मॉड्यूल पे। तो क्या फर्स्ट मॉड्यूल आपको समझा? प्लीज अनम्यूट एंड गिव द फीडबैक। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी फर्स्ट मॉड्यूल अगर समझ गया, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो फर्स्ट मॉड्यूल ही था, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल वंस यू विल गेट, आगे की सारी आपको आएगी। क्यों? क्योंकि आगे आपने सब पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सर एक स्टेप बार पे वो अज्यूम करें। सेकंड स्टेप। कौन सा सेकंड स्टेप है? ये वाला? सर इससे पहले का, हाँ। दिस यस हाँ, सर। यस, दिस वन, कन्वर्टिंग रिकरेंस फ्रॉम एन डोमेन टू आई डोमेन। हाँ बेटा, यस देखो सर। यहाँ पे हमने क्या किया। हाँ, मैं बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से पढ़ाता हूँ। पहला रिकरेंस, जो रिकरेंस दिया था उसको हमने एज इट इज लिख लिया, यानी इक्वेशन वन बनाते आ जाएगा आपको। उसके बाद स्टेप वन अप्लाई करेंगे, जहां जहां एन है एन की जगह टू टू द पावर आई लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गया टी ऑफ टू टू द पावर आई थ्राइस टी टू टू द पावर आई बाई टू प्लस टू टू द पावर आई। यहाँ तक क्लियर? अब थ्राइस टी टू टू द पावर आई बाई टू का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में से कोई टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर एक से कम हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? थ्राइस टी टू टू द पावर आई माइनस ऑफ वन। इसलिए रिकरेंस बना टी ऑफ टू टू द पावर आई इज इक्वल टू थ्राइस टी टू टू द पावर आई माइनस वन प्लस टू टू द पावर आई। यहां तक समझा क्या आपको? टी ऑफ टू यस टू सर द पावर आई। समझा। हाँ, इतना अगर समझ गया तो अभी क्या करना है? अभी हम एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इस रिकरेंस को आई की फॉर्म से एन की फॉर्म से आई की फॉर्म में लेके आना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझेगा जब हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टी ऑफ टू टू द पावर आई को हम लिखेंगे टी आई। अब आप बोलोगे सर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें रिकरेंस को सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं उसको इनहोमोजेनियस में लेके जाना है और बाद में होमोजेनियस में लेके जाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब चेंजेस भी हमने किया है तो बाद में रिवर्स भी तो हमें करना पड़ेगा। तो वो स्टेप नंबर 6 में हम परफॉर्म करते हैं आगे चल के, यानी जो कुछ भी हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए उसको रिवर्स मॉडिफाई बाद में हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो रिकरेंस लॉगरिथमिक था उसको इनहोमोजेनियस से होमोजेनियस में अगर हमें लेके जाना है तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। यहाँ तक समझा? इसलिए हमने क्या किया, टी ऑफ टू टू द पावर आई को लिखा टी आई, और थ्राइस टी टू टू द पावर आई माइनस वन को लिखा हमने टी आई माइनस ऑफ वन, थ्री टी आई माइनस ऑफ वन। और टू टू द पावर आई को जैसे का वैसा लिखा। क्यों? क्योंकि ये रिकरेंस वाली टर्म नहीं है। रिकरेंस वाली टर्म कौन सी होती है? जहां जहां टी आएगा। यहाँ टी आया है, टी ऑफ टू टू द पावर आई है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। यहाँ थ्राइस टी टू टू द पावर आई माइनस वन है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। लेकिन ये ओनली टू टू द पावर आई है, यहाँ पे टी वाला टर्म है क्या? नहीं, इसलिए हमने इसको ऐसा रखा है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। और जैसे इक्वेशन 3 मिल गया, नेक्स्ट फिर टी वाले सारे टर्म को एक बाजू लेके आ जाओ, राइट हैंड साइड में जो बचा हुआ रहेगा उसको एज इट इज रखो। आपका बनने वाला रिकरेंस जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली इनहोमोजेनियस रिकरेंस। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो था कि कोई रिकरेंस अगर दिया है तो उसको लॉगरिथमिक रिकरेंस से इनहोमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करना, दैट वी हैव डन इट। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नाउ हमने ये वाला फर्स्ट मॉड्यूल कर लिया है। अब जाएंगे सेकंड मॉड्यूल के लिए। सेकंड मॉड्यूल जो है वो है कन्वर्ट इनहोमोजेनियस टू होमोजेनियस। अब कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इनहोमोजेनियस, दिस मॉड्यूल वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। अब हमारे पास जो रिकरेंस है वो कैसा है? इनहोमोजेनियस। अब हमारा एम है कि इस इनहोमोजेनियस रिकरेंस को कहीं ना कहीं होमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करना। तो इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट वी हैव टू स्टडी। अब इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस फिर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसको? जो भी हमारा उस वक्त जो इनहोमोजेनियस रिकरेंस बना है उस रिकरेंस को हम पहले इक्वेशन 1 बोलते थे जब इनहोमोजेनियस रिकरेंस के वक्त हमने स्टडी किया था। अभी इस वक्त वो इक्वेशन 4 बना है, इसलिए हमने उसको बोला इक्वेशन 4। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ रिकरेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 4। उसके बाद रिप्लेस आई बाय आई माइनस वन। आपको याद आ रहा होगा वहां पे हमने एन बाय एन माइनस वन बोला था। क्यों? क्योंकि तब हमारा रिकरेंस एन की फॉर्म में था, अभी रिकरेंस कौन सी फॉर्म में बना है? आई की फॉर्म में। इसलिए हमने लिखा है रिप्लेस आई बाय आई माइनस वन। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन। कैसे परफॉर्म करते दैट वी हैव टू स्टडी। गिवन रिकरेंस है टी आई माइनस थ्री टी आई माइनस वन इज इक्वल टू 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 द पावर आई, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल के बाद में रिकरेंस बनाया था जो इनहोमोजेनियस रिकरेंस था।
इस पे अभी 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ रिकरेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 4। अब इस रिकरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है? राइट हैंड साइड का कोएफिशिएंट। इस रिकरेंस में राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर आए है, उसका कोएफिशिएंट 2 है और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? पॉजिटिव 2। तो पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे रिकरेंस को। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ti माइनस 2 इंटू 3ti माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर आई। तो इक्वेशन क्या बन गया? 2ti माइनस 6ti माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि इस 2 और इस 2 टू द पावर आई को हमने क्या किया? कंबाइन किया। यहाँ तक क्लियर? ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिप्लेस। व्हाट वी हैव टू डू? रिप्लेस i बाय i माइनस 1 इन इक्वेशन 5। तो अभी स्टेप 1 अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिला था वो इक्वेशन 5 है। अब उस इक्वेशन 5 को हम जहां जहां i है वहां वहां i माइनस 1 लिखें। तो ये मिल गया हमारे पास इक्वेशन 6। तो अभी हमारा ओरिजिनल इक्वेशन 4 और न्यूली मॉडिफाइड जो इक्वेशन 6 है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें स्टेप नंबर, वी हैव टू परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन। अभी हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करें। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 ti माइनस और इक्वेशन 6 जो अभी हमको मिला था 2ti माइनस 1 माइनस 6ti माइनस 2 इज इक्वल टू द पावर आई। और सिंपल सब्सट्रैक्शन हमने परफॉर्म किया है जो इससे पहले वाले वीडियोज में हमने परफॉर्म किया था। तो फर्स्ट रो में लिखा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 4 ti माइनस 3ti माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर आई। और सेकंड रो में लिखा है सेकंड इक्वेशन 2ti माइनस 1 6ti माइनस 2 2i। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है इसलिए उनके साइन चेंज कर दिए। ये पॉजिटिव 2ti था तो नेगेटिव किया, माइनस 6ti था तो प्लस 6ti किया, और पॉजिटिव 2i था तो नेगेटिव 2i किया, और बाद में दोनों का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया। राइट हैंड साइड विल गेट कैंसल्ड और लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ti माइनस 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 5ti माइनस 1 प्लस 6ti माइनस 2। तो अभी रिकरेंस जो बना वो है ti माइनस 5ti माइनस 1 प्लस 6ti माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल रिकरेंस जो मिलके सामने आया वो है ti माइनस 5ti माइनस 1 प्लस 6ti माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस रिकरेंस को केयरफुली देखेंगे तो कैसा रिकरेंस है? होमोजीनियस। दैट वाज द एम ऑफ आवर सेकंड मॉड्यूल कि अगर हमारे पास कोई इनहोमोजेनियस रिकरेंस दिया है तो उस इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने उस इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट किया। तो ये दोनों मॉड्यूल क्लियर हो गए। पहले मॉड्यूल में हमने किया था कि हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथमिक रिकरेंस टू इनहोमोजेनियस, और सेकंड मॉड्यूल में किया हाउ टू कन्वर्ट इनहोमोजेनियस रिकरेंस टू होमोजेनियस। तो यहाँ हमारे पास जो रिकरेंस है वो है ti माइनस 5ti माइनस 1 प्लस 6ti माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर बेटा सभी को? यस सर। ओके। तो अभी हमें होमोजेनियस रिकरेंस मिल गया। अब जैसे ही होमोजेनियस रिकरेंस मिल गया, आगे अभी हमें वो 7 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना है। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पे 7 स्टेप नहीं रहेगा, यहाँ पे 8 स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो 7 स्टेप प्रोसेस में वो 6th वाला स्टेप हमें क्यों अप्लाई करना पड़ता है वो थोड़ा हम देखेंगे। बाकी के 1 to 5 स्टेप्स जो है वो आपके आज इट है। तो अभी जाते हैं हम इस मॉड्यूल के लिए। जैसे देख सकते हैं हमने फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल कर दिया। अभी आगे 7 स्टेप प्रोसेस पहले हुआ करता था, यहाँ पे लॉगरिथमिक रिकरेंस के लिए 8 है क्योंकि 1 to 8 स्टेप है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम है, थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम है, फोर्थ स्टेप बिल्कुल सेम है, फिफ्थ वाला भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि हमने अर्लियर वीडियोज में किया था। यहाँ पे एडिशनल स्टेप जो हमें अप्लाई करना पड़ता है वो है चेंज फॉर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वहां पे सब्सटीट्यूशन किया था फर्स्ट वाली इसमें। लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट करके एक सब्सटीट्यूशन परफॉर्म किया था और वो सब्सटीट्यूशन था n इज इक्वल टू 2 टू द पावर आई। तो कहीं ना कहीं n इज इक्वल टू 2 टू द पावर आई ये वाला स्टेप हमने सब्सटीट्यूट किया, तो उसको बैक सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यानी रिवर्स करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू log 2 ऑफ n हमें करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे 6th नंबर के स्टेप में करते हैं। तो ये कैसे होता है दैट वी हैव टू स्टडी।
अभी तक के हमारे पास होमोजीनियस रिकरेंस आ गया है, अभी हमें होमोजीनियस रिकरेंस को सॉल्व करना है। तो स्टेप वन, होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करते वक्त हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो होमोजेनियस रिकरेंस क्या है? टी आई माइनस 5ti-1 प्लस 6ti-2 इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है। क्या करो, रिकरेंस को लिख लो, इक्वल्स टू साइन पे जाओ, बाद में लेफ्ट हैंड साइड में चलो, जितने टी के टर्म मिलते हैं उनको नंबरिंग करते चलो। पहले टर्म के लिए ऑर्डर 0, नेक्स्ट के लिए ऑर्डर 1, नेक्स्ट के लिए ऑर्डर 2 ऑनवर्ड्स, और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ योर होमोजेनियस रिकरेंस। तो हमने रिकरेंस को लिख लिया, इक्वल्स टू साइन पे गए, और फिर वहां से लेफ्ट चले। पहला टी का टर्म मिला, उसका ऑर्डर लिखा हमने 0। नेक्स्ट टर्म मिला, उसका ऑर्डर लिखा हमने 1। नेक्स्ट टर्म मिला, उसका ऑर्डर मिला 2। अभी तो टी के सारे टर्म खत्म हो गए, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2। और हाईएस्ट ऑर्डर 2 होने की वजह से यहाँ पे हमारे होमोजेनियस रिकरेंस का ऑर्डर जो रहेगा 2। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस इज 2। दिस इज व्हाट स्टेप 1। नेक्स्ट वी हैव टू गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ता है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते वक्त हमने बोला था जहां जहां टी के टर्म्स हमारे पास है वहां वहां हमने एक्स लिखा, एक्स एक्स एक्स। बाद में टी के जो कोएफिशिएंट्स थे उनको लेके आए, तो इस टी का कोएफिशिएंट 1 था, इसका 5 था, इसका 6 था, उनको लेके आए। बाद में x का पावर हमने ऑर्डर को बनाया, तो इस x के लिए ये वाले टर्म का ऑर्डर 2 था, इसलिए x का पावर 2। इसका ऑर्डर 1 था, इसलिए x का पावर 1। इसका ऑर्डर 0 था, इसलिए x टू द पावर 0। बाद में उसको सिंप्लीफाई किया, 1x स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स टू द पावर 1 का मतलब 5x, 6 इंटू द एक्स टू द पावर 0 का मतलब 6। और बाद में हमने साइन को इंपोर्ट किया, ऊपर t का साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -5ti-1 का साइन निगेटिव था इसलिए निगेटिव को इंपोर्ट किया, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को इंपोर्ट किया। और अभी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया, सेकंड स्टेप में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया। थर्ड स्टेप होता है इसके रूट फाइंड आउट करना। तो थर्ड स्टेप में हमने रूट फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 5 को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि फैक्टर 6 के मिल सके, तो 5 को लिखा -3x माइनस 2x। और फिर जब हमने रूट फाइंड आउट किया तो r1 इज इक्वल टू 3 और r2 इज इक्वल टू 2, ऐसे हमको रूट्स मिले। तो हमारा स्टेप 3 का एम था कि रूट फाइंड आउट करना, रूट हमको मिल गए। नेक्स्ट स्टेप है केस आइडेंटिफाई करना। अब केस आइडेंटिफाई करते हुए केस 1 तब होता है जब रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, केस 2 तब होते हैं जब रूट्स रियल एंड रिपीटेबल होते हैं। अब हमारे रूट्स जो है r1 इज इक्वल टू 3 है और r2 इज इक्वल टू 2 है, दोनों के दोनों रूट कैसे है? डिस्टिंक्ट है, इसलिए कौन सा केस लगेगा? केस 1। देयरफॉर केस 1 इज एप्लीकेबल। जैसे ही हमको केस पता चल गई, केस पता चलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जनरलाइज सॉल्यूशन बनाना होता है, इसलिए स्टेप 5 में हम जनरलाइज सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग केस हमारा जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू केस 1 हमारा जनरलाइज सॉल्यूशन होता है टी ऑफ n इज इक्वल टू c1 इंटू r1 रेस्ट टू पावर n प्लस c2 इंटू r2 रेस्ट टू पावर ऑफ n। ये तो तब की बात थी जब हमारा रिकरेंस n की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे हमने जिस रिकरेंस को सॉल्व किया वो रिकरेंस i की फॉर्म में है, इसलिए अभी हम n नहीं लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे i। इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है जनरलाइज सॉल्यूशन टी आई इज इक्वल टू c1 इंटू r1 रेस्ट टू पावर i प्लस c2 इंटू r2 रेस्ट टू पावर i। यहाँ पे हमने n नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि i की फॉर्म में। अब हमें सिंपली क्या करना है, r1 और r2 की वैल्यू पुट अप करना है। r1 का वैल्यू कितना है? 3 और r2 का वैल्यू कितना है? 2। देयरफॉर नाउ इट विल बी इक्वल टू ti is equals to c1 3 raised to power I plus c2 2 to the power I. This is what the solution of this is what a generalized solution for homogeneous recurrence. तो अभी तक के हमने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सॉल्व किया। अब आगे चल के हमारा एम क्या है? नेक्स्ट हमारा एम ये है कि जो कोई भी होमोजेनियस रिकरेंस हमको मिला है, जिसका जनरलाइज सॉल्यूशन मिला है, इस जनरलाइज सॉल्यूशन में हम जाए और C1 और C2 के वैल्यू फाइंड आउट करें। अब C1 और C2 के वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो C1 और C2 के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इनिशियल कंडीशन।
लेकिन जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो इनिशियल कंडीशन एन के फॉर्म के लिए दी है, आई के फॉर्म के लिए नहीं दी है। इसलिए हम C1 और C2 फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशंस को यूज नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इक्वेशन 9 में हमको जो जनरलाइज सॉल्यूशन मिला है टी आई इज इक्वल टू C1 प्लस 3 रेज टू पावर आई प्लस C2 2 टू द पावर आई, यहाँ तक के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी आगे चल के हमारा एम ये है कि इस रिकरेंस की अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें C1 और C2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। और C1 और C2 अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको टू अननोन को आइडेंटिफाई करने के लिए टू अलग अलग इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और दो अलग अलग इक्वेशन बनाने के लिए इनिशियल कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे। अब इनिशियल कंडीशंस अगर हम यूज करते तो इनिशियल कंडीशंस कहाँ से लेंगे? हमारे को जो प्रॉब्लम दिया है वहां से। आपको जो प्रॉब्लम दिया है वो आई की फॉर्म में है या एन की फॉर्म में? एन की फॉर्म में। और एन के फॉर्म में दिया होने की वजह से वो वाले इनिशियल कंडीशंस को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक रीजन एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें इस रिकरेंस का यानी इस जनरलाइज सॉल्यूशन का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। अभी आई के फॉर्म से हमें एन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इसलिए अभी हमें जाना है स्टेप 6 के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप 6, क्योंकि स्टेप 5 में हमने जनरलाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट तो किया लेकिन डायरेक्टली कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा फॉर्म। तो अभी हम देखेंगे 6th स्टेप, चेंज द फॉर्म। तो चेंज द फॉर्म फ्रॉम आई टू एन। अब देख सकते हैं आप जनरलाइज सॉल्यूशन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आई, whereas initial conditions are in the form of n। क्यों? क्योंकि आप रिकरेंस देख सकते हैं, आपको जो रिकरेंस दिया हुआ है, गिवन रिकरेंस कौन सा था आपका गिवन रिकरेंस है t ऑफ n इज इक्वल टू 1 इफ n इज इक्वल टू 1। अब ये इनिशियल कंडीशन n के लिए दी है, तब जाके आप t ऑफ 1 की वैल्यू 1 तब होगी जब n की वैल्यू 1 होगी। लेकिन यहाँ पे आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो n के लिए है या i के लिए? i के लिए। इसलिए इस रिकरेंस में आप ये वाली इनिशियल कंडीशन को यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास दो ही सॉल्यूशन, एक तो आपको जो इक्वेशन नंबर 9 मिला है उसको कहीं ना कहीं आप आई से एन में लेके जाओ, नहीं तो फिर इनिशियल कंडीशन को आई की फॉर्म में लिखो। अब इनिशियल कंडीशन को आई की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉब्लम जो दिया है वो एन की फॉर्म में दिया है। अब देने वाले ने एन की फॉर्म में दिया तो हम उसको आई में कैसे बना सकते? इसलिए एक ही सॉल्यूशन है भैया, जो आई के फॉर्म में आपके पास जनरलाइज सॉल्यूशन है उसको एन की फॉर्म में लेके जाओ। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन विच वी हैव। इसलिए अभी हम स्टेप नंबर 6 में इस जनरलाइज सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं आई से एन में लेके जाएंगे। देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, we cannot use initial conditions directly to formulate two equation to find unknown C1 and C2. Thus we have to require change the form of generalized solution from I to N. अब I to N जनरलाइज फॉर्म अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरलाइज सॉल्यूशन में जाओ, जहां जहां I है I की जगह N लिखो। अब I की जगह N लिखना है तो आपको चेक करना पड़ेगा I और N के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब I और N के बीच में रिलेशनशिप क्या है? आई और एन की फॉर्म में रिलेशनशिप आपको पता है। रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि आपने ही लिखा था क्या, एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर आई। भैया जब एन इज इक्वल टू 2 टू द पावर आई तो आई यानी कितना होगा? तो डेफिनेटली रिवर्स। रिवर्स क्या होगा? आई विल बी इक्वल टू log 2 ऑफ एन। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 जो हमारे पास है, इस इक्वेशन नंबर 9 में जहां जहां आई है वो आई की जगह हम लिखेंगे एन। तो टी आई क्या बन जाएगा? टी एन। अब आप बोलेंगे सर आप आई को डायरेक्टली एन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू log 2 ऑफ एन है। तो यस, टी वाली टर्म को हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन जब वहां 2 टू द पावर आई था तब आपने 2 टू द पावर एन था टी वाले टर्म में, तब आपने आई लिखा था। इसलिए जब आई रहेगा तो आई की जगह आपको log 2 एन लिखने की जरूरत नहीं है, आप टी वाली टर्म के लिए डायरेक्टली एन लिख सकते हैं। इसलिए टी वाली टर्म के लिए हम यहाँ पे एन लिख सकते हैं। और जहां जहां नॉन टी वाले टर्म्स है जहां वहां पे जब जब आई आएगा, आई का मतलब होगा log 2 ऑफ एन। तो फर्स्ट वाला टर्म जो है वो टी वाला है, तो टी ऑफ आई की जगह डायरेक्टली हम टी ऑफ एन लिख सकते हैं। लेकिन अभी 3 टू द पावर आई टी वाली टर्म नहीं है, 2 टू द पावर आई टी वाली टर्म नहीं है,
तो वहां पे आई की जगह हमें लिखना पड़ेगा log 2 ऑफ n, तो ये होगा C1 3 I यानी log 2 ऑफ n प्लस C2 2 to the power log 2 ऑफ n. गॉट इट बेटा? ये समझ में आया क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now you got T of n is equals to C1 3 log 2 of n plus C2 2 raised to power log 2 of n. अब अगर इक्वेशन नंबर 10 को केयरफुली देखते हैं तो दिस इज व्हाट अ जनरलाइज सॉल्यूशन विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ i विच इज इन द फॉर्म ऑफ n. और जब n की फॉर्म में अगर हमारे पास जनरलाइज सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली हम इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देयरफॉर हमने लिखा है नाउ जनरलाइज सॉल्यूशन एंड इनिशियल कंडीशन बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ n. क्योंकि इनिशियल कंडीशन भी n की फॉर्म में है, जनरलाइज सॉल्यूशन भी n की फॉर्म में है, तो इक्वेशन 10 कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स. तो अभी हम इक्वेशन 9 को यूज ना करते हुए इक्वेशन 10 को यूज करेंगे, इसलिए हमने ये स्टेप्स लिखा था चेंज द फॉर्म. अब जैसे ही ये वाला इक्वेशन बन गया, आगे का प्रॉब्लम बिल्कुल जैसे का वैसा ही है जैसे कि हम होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करते वक्त यूज करते थे. तो अभी हमें इनिशियल कंडीशंस यूज करना पड़ेगा. अब जनरलाइज सॉल्यूशन जो है वो है Tn C1 3 रेस्ट टू पावर log 2 ऑफ n प्लस C2 2 टू द पावर log 2 ऑफ n. और अननोन कांस्टेंट जो है वो है C1 एंड C2. C1 C2 फाइंड आउट करने के लिए कितने इक्वेशंस लगेंगे हमारे को? 2. बट इनिशियल कंडीशंस कितने दिए हैं? अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमको फिर से एक ही दिया हुआ था, और जब एक ही इनिशियल कंडीशन दिया है और दो इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम क्या यूज करते हैं? ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था बैक सब्स्टिट्यूशन का, अगर आपको याद आ रहा होगा. अर्लियर क्लास में हमने स्टडी किया था. अगर आपको दो अननोन है, दो अलग अलग इक्वेशन बनाने हैं जबकि इनिशियल कंडीशन एक ही दी है, तो आपको बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है. So as far as this particular problem is concerned, what we have to do? Here we have to formulate one equation by using a given single initial condition, whereas in order to formulate another equation we have to use back substitution mechanism. तो हम दोनों मैकेनिज्म यूज करेंगे और दो अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे. जैसे ही दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगे फिर हमें C1 और C2 मिल जाएंगे, और जैसे ही C1 C2 मिल जाएंगे फिर जनरलाइज इक्वेशन में पुट अप करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशंस के लिए जाएंगे. तो वी हैव टू study all these things one by one. So here only one initial condition is given to us. कौन सी? T of n is equals to 1 if n equals to 1. इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 10 में क्या है? T of n is equals to 1, ये n is equals to 1 पुट कर देते हैं. तो T of n यानी कितना होगा? T of 1, और T of 1 की C1 3 raised to power log 2 of 1 plus C2 2 raised to power log 2 of 1. आप यहाँ देख सकते हैं. अब log 2 of 1 कितना होता है? log 2 of n होता है 0. तो log 2 of n ये पूरी टर्म अगर 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा T1 is equals to C1 3 raised to power 0 plus C2 into 2 raised to power, फिर से log 2 of 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और 3 raised to power 0 1, 2 raised to power 0 1, इसलिए C1 plus C2 will be equals to T1, और T1 की वैल्यू कितना है? 1. इसलिए फर्स्ट इक्वेशन जो मिला वो है C1 plus C2 is equals to 1. All of you got it? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. तो ये मिल गया हमको Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन. बट अभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन है नहीं. सेकंड इक्वेशन अगर बनाना है तो दूसरा इनिशियल कंडीशन लगेगा, वो है नहीं. और जब हमारे पास सेकंड इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है तब हमें बैक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा. तो हियर in order to find another equation we require one more initial condition which is not given to us, therefore we have to use back substitution. अब बैक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कैसे यूज करते हैं वो हम समझ लेते हैं. गिवन रिकरेंस कौन सा है? गिवन रिकरेंस है T of n is equals to thrice Tn by 2 plus n. यानी T of n अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या दिया हुआ होना चाहिए? T of n by 2. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमको जो दिया है वो है T of 1, यानी कहीं ना कहीं इस T of n की जगह अगर हम 2 डाल देंगे तो 2 by 2 will be equals to 1. तो T of 1 हमको दिया हुआ है, इसलिए हमें n is equals to 2 पुट अप करना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली T of 2 पता चल सकेगा. क्यों? क्योंकि T of 2 जो होगा वो T of 1 की फॉर्म में रहेगा. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कोई भी रिकरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो उसका आधा रिकरेंस हमको पता होना चाहिए. यानी 2 कैलकुलेट करना है तो क्या पता होना चाहिए? 1. अगर 4 कैलकुलेट करना है तो क्या पता होना चाहिए? 2. तो मैं T of 4 नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि T of 4 डायरेक्टली लिखूंगा तो मुझे T of 2 पता होना चाहिए, जबकि T of 2 मेरे पास दिया हुआ है क्या? नहीं, मुझे दिया हुआ है T of 1.
इसलिए अगर 1 दिया है तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ 2, इसलिए अभी हमें टी ऑफ 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हियर वी हैव टू टेक n इज इक्वल टू 2। यहाँ तक समझा? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. तो नाउ Yes, sir. नाउ वी हैव टू टेक n इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने t n इज इक्वल टू 2 लिया, तो t ऑफ 2 को कैलकुलेट किया, तो t ऑफ 2 क्या होगा? t ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, यानी t ऑफ n इज इक्वल टू थ्राइस t n बाई 2 प्लस n होता है, इसलिए t ऑफ 2 इज इक्वल टू थ्राइस t 2 बाई 2 प्लस n की वैल्यू कितनी? 2। अब इसको सॉल्व करो, 3t 2 बाई 2 प्लस 1, तो 3 2 बाई 2 यानी 1 प्लस 2, तो 3t1 प्लस 2, t1 कितना होता है? अभी से हमने सॉल्व किया था, t1 हमको 1 दिया हुआ था, इसलिए 3 इंटू 1 प्लस 2, तो t ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी? 5। अभी हमको बैक सब्स्टिट्यूशन से t ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 ये वाला वैल्यू मिल गया। अब t ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इस इनिशियल कंडीशन को आगे हम यूज करेंगे और अनदर इक्वेशन बनाएंगे। तो नाउ यूज t ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 टू फाइंड आउट अनदर इक्वेशन, और अभी इक्वेशन नंबर जो 10 था वहां पे n इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे। तो इक्वेशन 10 क्या है? t ऑफ n इज इक्वल टू c1 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ n प्लस c2 2 रेज टू पावर log 2 ऑफ n। जहां जहां n है वहां वहां 2 पुट अप करो, तो क्या होगा? t ऑफ 2 प्लस c1 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ 2। अब log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 क्या होता है? log 2 टू द बेस 2 होता है 1, इसलिए log 2 टू द बेस 2 1 होगा। वैसे ही c2 इंटू 2 रेस टू द पावर log 2 द बेस 2, तो ये log वाली टर्म जो आ रही है वो पूरी की पूरी 1 हो रही है, इसलिए इक्वेशन बन रहा है t2 इज इक्वल टू c1 3 रेस टू पावर 1। क्यों? क्योंकि log 2 टू द बेस 2 1 होता है, c2 इंटू 2 टू द पावर log 2 द बेस 2 यानी 1 होता है। अब 3 टू द पावर 1 बोले तो 3 होगा, 2 टू द पावर 1 बोले तो 2 होगा, इसलिए इक्वेशन होगा 3c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू t2। t2 की वैल्यू कितनी है? 5। दैट्स व्हाई वी गॉट अनदर इक्वेशन थ्राइस c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक समझा? अभी हमारे पास c कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग इक्वेशन मिले हैं, एक है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1 और दूसरा है थ्राइस c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें c1 की वैल्यू मिलती है 3 और c2 की वैल्यू मिलती है -2। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से वेरीफाई करके 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। और सेकेंड इक्वेशन 3 इंटू 2 3 इंटू 3 9 प्लस 2 माइनस 2 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यस करेक्ट। c1 और c2 दोनों वैल्यू करेक्ट है, तो c1 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -2, दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिले हैं। ये दोनों को हमें जनरलाइज सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, जो भी चेंज किया हुआ जनरलाइज सॉल्यूशन था। तो चेंज किया हुआ जनरलाइज सॉल्यूशन है हमारा इक्वेशन नंबर 10, and now we have to go to last step, that is step 8, identify the complexity of recurrence relation। क्यों? क्योंकि स्टेप 6 में हमने चेंज किया था फॉर्म, स्टेप 7 में हमने c1 c2 फाइंड आउट किया, और अभी लास्ट स्टेप जहां पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करते वक्त हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करते वक्त c1 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू -2, ये जो अलग अलग वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है इनको इक्वेशन नंबर 10 में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन 10 में पुटअप करते हैं, इक्वेशन बनेगा t ऑफ n इज इक्वल टू c1, c1 कितना है? 3, इसलिए 3 इंटू 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ n प्लस c2, तो c2 की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू 2 टू द पावर log 2 ऑफ n, तो पूरा इक्वेशन बन गया t ऑफ n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ n माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर log 2 ऑफ n। और इससे पहले हमने स्टडी किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में आपके पॉलिनोमियल में या आपकी इक्वेशन में जितने भी निगेटिव कोएफिशिएंट्स वाली टर्म है, निगेटिव वाले जितने भी टर्म्स है उनको हम एलिमिनेट करते हैं। तो -2 वाली जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी, तो बचेगा क्या? 3 इंटू 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ n। तो t ऑफ n की वैल्यू जो होगी वो होगी t ऑफ n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ n। इसमें से भी असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में अगर हमें डिफाइन करना है तो जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हटाने पड़ते हैं और असिम्प्टोटिक नोटेशंस लिखना पड़ते हैं। तो इस 3 को हटाएंगे और हम लिखेंगे थीटा। आपको लगता है तो आप बिगो लिख सकते हैं, आपको लगता है तो आप ओमेगा लिख सकते हो, मुझे लगा इसलिए मैंने थीटा लिया। तो टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा थीटा ऑफ 3 रेज टू पावर log 2 ऑफ n। तो जनरली log n भी अगर लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि डिवीजन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में log n का मतलब log 2 ऑफ n ही होता है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम log n ना लिखते हुए log 2 ऑफ n लिखेंगे। तो t ऑफ n विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ
3 raised to power log 2 of n will be the complexity. हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी होगा a of n is equals to 3 raised to power log 2 of n. So this is all about how to solve recurrence which is of logarithmic type by the method of characteristic equation. तो आप सभी को क्लियर है? एक बार मैं फिर से समराइज Yes, करा sir. देता हूँ Yes, sir. कि अगर Yes, sir. आपके पास Sir, हाँ, तो yes. कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस अगर दिया है और उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए अगर बोला है तो समझ जाना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी अमरनाथ यात्रा करने के बराबर है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। होमोजेनियस को सॉल्व करना आसान था, इन होमोजेनियस को सॉल्व करना और थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन अगर आपको कोई लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया और बोला गया है कि इस लॉगरिथमिक रिकरेंस को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करो, तो फिर आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अब लंबी यात्रा कौन सी? सबसे पहला मॉड्यूल, जो भी लॉगरिथमिक रिकरेंस दिया है उस लॉगरिथमिक रिकरेंस को इनहोमोजेनियस में कन्वर्ट करो। आपने पहला पड़ाव पार किया। उसके बाद इनहोमोजेनियस रिकरेंस को आपको होमोजेनियस में कन्वर्ट करो, सेकंड पड़ाव पार किया। और जैसे आपके पास होमोजेनियस रिकरेंस आता है उस होमोजेनियस रिकरेंस का आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर, फिर फॉर्मुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर फाइंड आउट करना है रूट, फिर फाइंड आउट करना है केस, फिर फाइंड आउट करना है जनरलाइज सॉल्यूशन। इतने से ही काम नहीं बनेगा। जनरलाइज सॉल्यूशन बनने के बाद आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म चेंज हो जाएगा, यानी कौन सा, आपको आई के फॉर्म से एन के फॉर्म में लाना है। एन के फॉर्म में लाने के बाद फिर आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फाइनली स्टेप नंबर 8 में आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व अ रिकरेंस व्हिच इज ऑफ लॉगरिथमिक टाइप बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. आपको असाइनमेंट के लिए मैंने एक प्रॉब्लम दिया है, आप इस प्रॉब्लम को नोट कर लो। Let's take a screenshot. Solve the following recurrence relation by the method of characteristic equation. Recurrence is given as t of n is equals to 1 if n equals to 2, otherwise it is 4t n by 2 plus n square. If n is exact powers of 2 and n is greater than 2. ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? Have you done it? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is one more problem. You also take the screenshot for this also. This is once again a logarithmic recurrence. T of n is equals to 1 if n is equals to 1, otherwise it is twice t n by 2 plus n log 2 of n. If n is exact power of 2 and n is greater than equals to 2. हो गया? हाँ. Okay, this is last slide. Thank you for carefully attending this class.